नमस्कार दोस्तों, am I visible? Am I audible? Is all well? प्रभात कुमार, ओके बेटे। विशाल बाबू, थैंक यू। कहां तक पहुंचे थे बेटे? ठीक है। तो सेल ने सारी तैयारी कर ली। नाउ सेल इज रेडी टू डिवाइड। कुछ तैयारी उसने जीवन में की, कुछ एस फेज में किया, और जब सेल सारी तैयारी कर चुका तो पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा। यहाँ सेकंड चेक पॉइंट आएगा G2 और M के बीच में। भाई साहब, पिछली पंक्ति 623 मार्क्स, 623 नंबर, 10,197 पे आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज मिला है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यूपी की रैंक में। अब आगे जैसे जैसे अपडेट आएंगे बताते जाऊंगा। नीट तो 623 यूपी स्टेट, 10,197 ऑल इंडिया रैंक। एमपी में नीचे जाएगा। मैं सोच रहा हूँ 600 के आसपास जेएमसी में जाना चाहिए। राजस्थान तो छेड़ ही मत, छेड़ भी मत। हरियाणा में बाद में बिहार तो 750 से ऊपर जाएगा। बात करते। तो सेकंड चेक पॉइंट यहाँ पे काम करेगा। बस इंफॉर्मेशन मिल गई। अब ध्यान रख लो कितना मार्क्स स्कोर करना है। अच्छे कॉलेज को लाने के लिए 650 का टारगेट कम से कम रखना है। वैसे भी अपना टारगेट 720 का है। A720। और भाई साहब पंडित जी इधर, मैं संतोषी माता। सेकंड चेक पॉइंट यहाँ पे काम करेगा और वो इस बात को चेक करेगा कि हाँ भाई सेल ने सारा तैयारी किया कि नहीं किया। डीएनए जो हो गया था वो रिपेयर हो गया कि नहीं हो गया। अगर डैमेज हुआ तो अब सेल एंटर करेगा एक्चुअल डिवीजन फेज में। तो पहले न्यूक्लियस का बंटवारा होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। तो कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियर डिवीजन। मतलब सेल पहले प्रोफेज में एंटर कर जाएगा। तो पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। और अगर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हुआ और बार बार न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाएगी। हमने एक एग्जांपल बताया था, सिंसाइसियम। तो प्रोफेज, प्रोफेज को दो हिस्सों में लेकर चल रहे हैं, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। ठीक है, मिटा दूं इसको मैं? सुनिए, प्रोफेज को दो हिस्सों में लेके चल रहे हैं, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। क्या क्या चेंज होंगे हम दोनों में कंपेरेटिवली लेके चले। सेल साइकिल धीरे धीरे आगे मूव कर रहा है, प्रोग्रेसिव मोड में आगे चल रहा है। न्यूक्लियर एनवलप दिखा रहा हूं मैं। ईआर दिखा दिया, गोल्जी बॉडी भी दिखा दिया, सब कुछ है अभी। ईआर और गोल्जी बॉडी, ये अर्ली प्रोफेज का सीन है। अंदर न्यूक्लियोलस दिखा रहे हैं। लेट प्रोफेज में क्या क्या चेंज हो गए यहां तक पहुंचते पहुंचते इन सब चीजों को डिस्कस कर ले। ईआर, गोल्जी बॉडी, ये न्यूक्लियोलस।
अगर एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल पेयर भी होता है, वो भी आगे डिस्कस कर लेंगे। तो सेल सारी तैयारी कर चुका, नाउ सेल इज रेडी टू डिवाइड। अंदर क्या हुआ था, डीएनए डबल हो गया था, बाहर सेल ऑर्गेनेल का नंबर बढ़ गया था, मेनली माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अगर एनिमल सेल है तो यहाँ पे सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट हो चुका था। तो एस फेज में जैसे ही डीएनए डबल हुआ तो पहले उस डीएनए को खोला जाता है रेप्लिकेशन के लिए, और साथ साथ नया डीएनए बनता है, तो उसको साथ साथ ही पैक करते हैं, और पैकेजिंग में हेल्प करता है हिस्टोन, तो नए न्यूक्लियोसोम एस फेज में बनते हैं। तो पैकेजिंग एस फेज में शुरू हो गई। तो पीछे जो कॉर्नर में बच्चा बैठा है उसका बैठने में कोई फायदा नहीं, कोई है कोई बच्चा वो बैठा है वहां पे, आप छुपने आया तो आप कहीं भी छुप सकते हो, इसके लिए पैसा देने की कोई जरूरत नहीं, कोई पुलिस नहीं ढूंढ रही आपको, और ढूंढना होगा तो मिस्टर दया आपको कहीं भी ढूंढ ले। तो एस फेज में जैसे ही डीएनए रेप्लिकेट होता है उसको साथ साथ पैक कर दे, थोड़ी और पैकेजिंग G2 में होती है, तो फिर उसके बाद में प्रोफेज आती है, तो प्रोफेजिंग पे उसको और पैक करेंगे। तो एस फेज में स्टोन का रोल होगा, थोड़ा आगे चलेंगे तो स्कैफोल्ड नॉन स्टोन का रोल होगा, थोड़ा और आगे चलेंगे तो अंदर जितना भी डीएनए डबल होता है उसे और पैक करें तो यहाँ पे कंडेंसेंस का रोल आ जाएगा। मैंने कहा था जो उसे कंडेंस करता है वो कंडेंसेंस होगा। तो एनसीईआरटी कह रहा है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल बिगिंस। क्रोमोसोमल मटेरियल किसको बोल रहा हूँ, क्रोमेटिन को, दैट हैज बीन रेप्लिकेटेड इन एस फेज। क्रोमेटिन ही क्रोमोसोम बनेगा। आप कहें डीएनए रेप्लिकेट हुआ या क्रोमेटिन रेप्लिकेट हुआ, ये सब कुछ एस फेज में हुआ। तो जो रेप्लिकेटेड क्रोमेटिन है उसको यहाँ पे और कंडेंस करेंगे और क्रोमोसोम के बनने की शुरुआत होने लगेगी, तो कंडेंसेशन आगे प्रोसीड करेगा। ओ भाई साहब मैं पढ़ा इधर, हेलो, इधर माथा छोड़ दे, अरे माथा छोड़ दे भाई, हेलो, उधर फिर क्या घूर रहा है, इधर देख, तुमसे ही बोल रहा हूँ, या प्रधानमंत्री है तो इधर। तो इस कमरे को आप सेल समझ लीजिए, इसमें बड़ा सा फुटबॉल रख दीजिए, आज से आप न्यूक्लियस समझ लीजिए, उसके अंदर का मेटल कंडेंस हो रहा है, मतलब स्पेस में डबल हो गया तो कंडेंस तो करना ही पड़ेगा, तो मतलब क्रोमोसोम की तरफ जा रहे हैं, तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल बिगिंस। तो एक क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमेटिड होते हैं, लेकिन ये दो अभी आपको दिखाई नहीं देंगे बहुत अच्छे से क्योंकि अर्ली प्रोफेज है। लेट प्रोफेज में आते आते एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड्स आपको नजर आने लगे, क्योंकि कंडेंसेशन लेवल थोड़ा सा और बढ़ गया है, और ये दोनों क्रोमेटिड जिस पॉइंट पर अटैच्ड है उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। आप अर्ली और लेट प्रोफेज में डिफरेंस समझ लीजिए। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल बिगिंस, अंदर भी जितना डीएनए था या क्रोमेटिन था वो एस फेज में डबल हुआ था, अभी वो सारे धागे आपस में उलझे हुए थे, किसी की कोई आइडेंटिटी नहीं थी, किसी की कोई इंडिविजुअलिटी नहीं थी, किसी की कोई पहचान नहीं थी, डबल जरूर हो गया था। भाई साहब बार बार बोलना पड़ेगा क्या, इस किसी की कोई आइडेंटिटी नहीं थी, किसी की कोई इंडिविजुअलिटी नहीं थी, किसी की कोई पहचान, ठीक है ये डबल हो गया था, ये डबल हो गया था, लेकिन सब उलझे ही पड़े थे। तो जैसे से वो कंडेंस होंगे वो सुलझने लगेंगे, पहले उलझे हुए थे टेंगल्ड, और जैसे ही कंडेंस होने लगेंगे अनटेंगल्ड। तो कंडेंसेशन भी हो रहा है और अनटेंगल्ड भी हो रहे हैं, और धीरे धीरे इनकी पहचान आने लगेगी, और मेटाफेज में आते आते ये अपनी पूरी पहचान बना लेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्रोमोसोम दिखाई दे जाएगा। तो एस फेज में जो डीएनए डबल हुआ था वो सब अभी अंदर ही उलझा पड़ा था, इनडिस्टिंक्ट था, और जैसे जैसे कंडेंसेशन होने लगेगा वो क्लियर होने लगेगा, कॉन्स्पिक्यूअस होने लगेगा, स्पष्ट होने लगेगा, और कंडेंसेशन तो हो ही रहा है, साथ में वो अनटेंगल्ड भी हो रहे हैं, सुलझते भी चले जा रहे हैं। तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल बिगिन, मैं क्रोमोसोमल मटेरियल किसको बोल रहा हूँ, क्रोमेटिन को, यानी रेप्लिकेटेड क्रोमेटिन को ही, जो डीएनए है या क्रोमेटिन है एक ही बात है। तो वो अंदर कंडेंस होने लगा, क्रोमोसोम के बनने की शुरुआत होने लगी, और एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड होते हैं, लेकिन वो अर्ली प्रोफेज में बहुत अच्छे से नजर नहीं आते, और लेट प्रोफेज में आते आते ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स आपको नजर आने लग जाएंगे। ये तो अंदर चल रहा है, अंदर तो कंडेंसेशन चल रहा है, सिंपल सी बात। अगर एनिमल सेल है तो बाहर सेंट्रियोल पेयर एक दूसरे से अलग होने लगेगा, ये एक सेंट्रियोल पेयर, ये दूसरा सेंट्रियोल पेयर, ये अपोजिट पोल पे मूव करने लगे, यानी इस न्यूक्लियस के अंदर तो वो क्रोमेटिन कंडेंस हो रहा है और बाहर सेंट्रियोल पेयर अपोजिट पोल पे मूव कर रहा है। कौन है, कौन है जो इनको धकेल रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स।
कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स इनके बीच में अरेंज हो गई, ये लीजिए। Some microtubules arrange between central pairs and repel them towards opposite pole. तो माइक्रोट्यूब्यूल इनको धकेलने लगी और कुछ माइक्रोट्यूब्यूल इनके चारों तरफ भी अरेंज होने लगी। एस्टर रेस का फॉर्मेशन अर्ली प्रोफेज में ही शुरू हो गया। लेट प्रोफेज में आते आते क्या होगा, एक सेंट्रल पेयर यहां रह जाएगा और एक यहां पहुंच जाएगा, अपोजिट पोल पे पहुंच गया। ये काम किसने कर दिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स ने। इनको अपोजिट पोल पर धकेल दिया। और क्या होगा लेट प्रोफेज में, न्यूक्लियर एनवलप का ब्रेक डाउन शुरू हो जाएगा, इसका टूटना शुरू हो जाएगा। डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप बिगिंस। ये जो न्यूक्लियर एनवलप का था, इसको न्यूक्लियर लेमिना या फाइब्रस लेमिना सपोर्ट कर रहा था। लेट प्रोफेज में आते आते, पेन घुमाना बंद कर वरना मैं क्वेश्चन घुमा दूंगा, फिर कहेगा जग घूमिया थारे जैसा न कोई। एक अच्छे फ्लो में चल रहा है, क्लास को चलने दो। सबको एक जैसा ही पढ़ाते हैं, कोई टॉप कर जाता है, कोई मेरा तेरे सड्डी रह जाता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। सबको बराबर ही पढ़ाते हैं। तो लेट प्रोफेज में आते आते न्यूक्लियर एनवलप का ब्रेक डाउन शुरू हो जाएगा, ये टूटने लगेगा और इसकी छोटी छोटी वेसिकल्स पूरी सेल में बिखरना शुरू हो जाएगी। इनके अंदर लैमिन प्रोटीन है। तो एट द एंड ऑफ प्रोफेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप बिगिंस। इस न्यूक्लियर एनवलप का ब्रेक डाउन शुरू हो गया है, ये टूटना शुरू हो गया है। तो न्यूक्लियर एनवलप का ब्रेक डाउन शुरू हो गया, इसकी छोटी छोटी वेसिकल्स पूरी सेल में बिखरना शुरू हो जाएगी। और क्या होगा, न्यूक्लियस गायब, क्योंकि अब जरूरत नहीं, सेल सारी तैयारी कर चुका है, सब प्रोटीन बना चुका है। प्रोटीन तीनों फेज में बनता है, G1 में भी बनता है, S में भी बनता है, G2 में बनता है। सेल सारी तैयारी कर चुका है और प्रोटीन नहीं चाहिए और राइबोसोम नहीं चाहिए और आरएनए नहीं चाहिए, तो उस पार्ट के जीन काम करना बंद कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, गायब। ER गायब, गोल्जी बॉडी गायब, ये सब बिखर जाएगा। ये छोटी छोटी वेसाइकल्स पूरी सेल में बिखर जाएगी और यही वेसाइकल, चाहे वो न्यूक्लियर एनवलप की वेसाइकल हो या ईआर की वेसाइकल्स हो, रफ ईआर के बारे में बात करने मिली, ये वेसाइकल्स टेलोफेज में फिर से आपस में जुड़ जाएंगी और न्यूक्लियर एनवलप को रीऑर्गेनाइज कर देंगी। तो न्यूक्लियर एनवलप के रीफॉर्मेशन में टेलोफेज में लैमिन प्रोटीन तो हेल्प करता ही है और आरईआर भी हेल्प करता है। कुछ याद आ रहा है? तो अर्ली और लेट प्रोफेज में आप डिफरेंस समझ लीजिए। अंदर का मटेरियल कंडेंस हो रहा है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। क्रोमोसोमल मटेरियल किसको बोल रहा हूँ, किसको बोल रहा हूँ, क्रोमेटिन को बोल। तो अंदर मटेरियल कंडेंस हो रहा है, बाहर वो अपोजिट पोल पे मूव कर रहा है, वो और कंडेंस हो गया, दो क्रोमेटिड्स आपको नजर आने लगे और वो अपोजिट पोल पर पहुंच गया। ये लीजिए, ये अपोजिट पोल पर पहुंच गया और इनको धकेलने का काम किसने किया, माइक्रोट्यूब्यूल्स ने। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स ने इन सेंट्रल पेयर को अपोजिट पोल पर पुश कर दिया। और क्या होगा लेट प्रोफेज में, माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। स्पिंडल फॉर्मेशन, एस्टर रेस का फॉर्मेशन यहां शुरू हुआ था, स्पिंडल फॉर्मेशन यहां शुरू हो गया। स्पिंडल इज मेड ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ये जो दिख रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स है, एंड दीज स्पिंडल फाइबर्स आर मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रोटीनेसियस कंपोनेंट। बोले तो ट्यूबुलिन प्रोटीन। सोचो सेल को कितना प्रोटीन बनाकर रखना पड़ता होगा इन सारे कामों के लिए। ये सेल सारी तैयारी G1 में ही कर लेता है, सॉरी इंटरफेस में ही कर लेता है। ट्यूबुलिन का सिंथेसिस G2 में होता है। ये अर्ली प्रोफेज है, वो लेट प्रोफेज है। प्रोफेज को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, ये अर्ली प्रोफेज है, ये लेट प्रोफेज है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो बीच में आकर अरेंज हो गई। एस्टर रेस का फॉर्मेशन यहां शुरू हुआ था। एस्टर रेस खुद माइक्रोट्यूब्यूल की बनी है। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन यहां पे शुरू हुआ। स्पिंडल फाइबर्स हो या एस्टर रेस हो, सब कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स का ही बना।
एस्टर रेस हो या स्पिंडल फाइबर, सब कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना है। और माइक्रोट्यूब्यूल खुद किसकी बनी हुई है? ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई है। जब तक न्यूक्लियर एनवलप रहेगा, जब तक न्यूक्लियर एनवलप रहेगा, सारा मेटेरियल अंदर ही कंडेंस होता रहेगा। जब तक न्यूक्लियर एनवलप रहेगा, जब तक न्यूक्लियर एनवलप रहेगा, सारा मेटल अंदर ही कंडेंस, क्योंकि एक रेस्ट्रिक्शन है, एनवलप की रेस्ट्रिक्शन है। लेट प्रोफेज में आते आते न्यूक्लियर एनवलप का ब्रेकडाउन शुरू हुआ है। एट द एंड ऑफ प्रोफेज बोले तो लेट प्रोफेज, इस न्यूक्लियर एनवलप का ब्रेकडाउन शुरू हुआ है। जब ये पूरी तरह से गायब हो जाएगा, मतलब भाई साहब अब दोनों उसके ऊपर क्यों पिल पड़े? मंगल, समझाओ इनको, मैं शुक्र शनि बना दूंगा तुम दोनों को। इधर, जब तक न्यूक्लियर एनवलप रहेगा, सारा मेटल अंदर ही कंडेंस होता रहेगा। लेट प्रोफेज में आते आते न्यूक्लियर एनवलप का ब्रेकडाउन शुरू हो गया, इसका टूटना शुरू हो गया। जब ये पूरी तरह से गायब हो जाएगा, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, तो एंड ऑफ प्रोफेज एंड इनिशिएशन ऑफ नेक्स्ट फेज, बोले तो मेटाफेज। जब ये एनवलप पूरी तरह से गायब हो गया, इनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहा। अब ये क्रोमोसोम अभी तक तो न्यूक्लियस में थे, अब ये पूरे सेल में बिखर जाएंगे, पूरे साइटोप्लाज्म में बिखर जाएंगे। रोक सको तो रोक लो, कैसे रोकें? देयर इज नो बाउंड्री, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। तो जब ये पूरी तरह से गायब हो, प्रोफेज खत्म, मेटाफेज शुरू। ये लीजिए, जब तक न्यूक्लियर एनवलप था, ये अंदर ही कंडेंस हो रहा था। लेट प्रोफेज में आते आते ये पूरी तरह से गायब हो गया। जब ये पूरी तरह से गायब हो गया, टूटना शुरू हुआ था यहां पे। जब ये पूरी तरह से गायब हो गया, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहा, रोक सको तो रोक लो। अब ये सारे क्रोमोसोम पूरी सेल में बिखर जाएंगे, साइटोप्लाज्म में बिखर जाएंगे। देयर इज नो डिफरेंशिएशन लाइक न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। जब तक एनवलप था, आपको साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियोप्लाज्म में डिफरेंशिएशन और डिस्टिंग्विश देखने को मिल रहा था। अब कुछ भी नहीं है, अब ये सारे क्रोमोसोम पूरी सेल में बिखर गए। यहां ब्रेकडाउन शुरू हुआ है, यहां पे पूरी तरह से गायब हो गया। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, एंड ऑफ प्रोफेज, इनिशिएशन ऑफ नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज कौन सा है? मेटाफेज। शुरू हुआ है तो इसे अर्ली मेटाफेज बोलेंगे। हम कहेंगे प्रो मेटाफेज है। और एनसीईआरटी अपने थर्ड डायग्राम में लिख रहा है ट्रांजिशन टू मेटाफेज। सेल मेटाफेज की ओर जा रहा है, जाने दो। ट्रांजिशन स्टेट हो गया है, प्रोफेज और मेटाफेज के बीच की स्टेज हो गई है। ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज है, सेल मेटाफेज की ओर जा रहा है। तुम रोक भी नहीं पाओगे। अगर एनिमल सेल है तो सेंट्रियल पेयर होगा। जब तक न्यूक्लियर एनवलप रहता है, जब तक न्यूक्लियर एनवलप रहता है, आपको काइनेटोकोर्स दिखाई नहीं देते हैं। जब तक न्यूक्लियर एनवलप रहता है, आपको काइनेटोकोर्स दिखाई नहीं देते। जैसे ही न्यूक्लियर एनवलप पूरी तरह से गायब हो जाएगा, सेंट्रोमियर के दोनों तरफ काइनेटोकोर्स अपीयर हो जाएंगे। जब न्यूक्लियर एनवलप पूरी तरह से गायब हो जाएगा, सेंट्रोमियर के दोनों तरफ काइनेटोकोर्स अपीयर हो जाएंगे। और जब ये क्रोमोसोम पूरी सेल के अंदर बिखर गए, राजा बाबू, जब ये क्रोमोसोम पूरी सेल के अंदर बिखर गए, तो इन क्रोमोसोम्स को होल्ड करना होगा। यहां है, पूरी सेल में बिखर गए। इन क्रोमोसोम को ग्रिप करना होगा, होल्ड करना होगा, ताकि क्रोमोसोम को एक ही प्लेन पर यानी इक्वेटर पे या मेटाफिजिक प्लेट पे अरेंज कर दिया जाए। तो होल्ड करने के लिए काइनेटोकोर्स चाहिए। तो जब तक एनवलप रहेगा, काइनेटोकोर्स दिखाई नहीं देंगे। जब ये पूरी तरह से गायब हो गया, अब सेंट्रोमियर के दोनों तरफ काइनेटोकोर्स आ गए।
अब स्पिंडल फाइबर्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू इनको होल्ड कर लिया जाएगा, इनको ग्रिप कर लिया जाएगा। क्रोमोसोम्स को होल्ड कर लिया स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू। ये सब कुछ अर्ली मेटाफेज में शुरू हो गया है। अब इन क्रोमोसोम्स को होल्ड कर लिया, 50 तरह की प्रोटीन यहां पे इकट्ठा होती है, यहां पे, तब जाके एक काइनेटोकोर बनता है। ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स है, दोनों जिस पॉइंट पे जुड़े हुए हैं इसे क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के इस तरफ और इस तरफ काइनेटोकोर्स बनेंगे, ये काइनेटोकोर्स बनेंगे, ये काइनेटोकोर्स यहां पे बनेंगे। 50 तरह की 50 टाइप्स की प्रोटीन यहां पे इकट्ठा होती है, 50 तरह की प्रोटीन यहां पे इकट्ठा होती है, तब ये काइनेटोकोर्स बनते हैं। ईच क्रोमोसोम हैज 2 काइनेटोकोर्स एंड 2 क्रोमेटिड्स एंड 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स। एक क्रोमोसोम में 2 काइनेटोकोर्स होते हैं। इन प्रोटीन का डिपोजिशन एस फेज में ही शुरू हो जाता है। एस फेज में जैसे ही दोनों डीएनए मॉलिक्यूल किसी पॉइंट पे आपस में जुड़ते हैं, उस जगह को सेंट्रोमियर कहते हैं, और जोड़ने का काम कोहेसिन करता है। सब कुछ सेल के अंदर ही चल रहा है, देखो। और जैसे ही जुड़ते हैं सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर के दोनों तरफ प्रोटीन का डिपोजिशन शुरू तो उसी समय हो जाता है, लेकिन वो अच्छे से रिवील कब होता है? प्रोमेटाफेज में। ईच काइनेटोकोर हैज 3 प्रोटीन प्लेट्स। एक आउटर होगा, एक मिडल होगा, एक इनर होगा, इनर मिडल आउटर। 3 प्रोटीन प्लेट के मिलने से ये काइनेटोकोर बना, ये काइनेटोकोर बना। तो ये 2 काइनेटोकोर्स हैं। तो जब तक न्यूक्लियर एनवेलप रहेगा काइनेटोकोर्स नहीं बने। अमीबा नहीं है हम लोग, हम में क्रिप्टोमाइटोसिस नहीं होता है, हम लोगों में इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल नहीं बनता। न्यूक्लियस के अंदर स्पिंडल थोड़ी ना बना है। हम डायनोफ्लैजिलेट्स नहीं है, हमें एक बड़ा पिक्यूलियर सा डायनोमाइटोसिस नहीं होता। हम डायटम्स या फंगस की कैटेगरी में नहीं आता कि हमारे अंदर क्लोज्ड माइटोसिस होता हो, कि न्यूक्लियर एनवलप रहेगा तो उसके अंदर ही अंदर स्पिंडल बन जाएगा। ऐसा क्लोज्ड माइटोसिस हमारे अंदर नहीं होता है। हमें डायनोफ्लैजिलेट्स की तरह नहीं होता कि डायनोमाइटोसिस होता हो, कि न्यूक्लियर एनवलप रहेगा और स्पिंडल फाइबर न्यूक्लियर पोर से होकर अंदर चले जाएंगे और अंदर ही अंदर उन काइनेटोकोर से जुड़ के क्रोमेटिड्स को अपोजिट पोल पे ले जाएंगे। ऐसा पिक्यूलियर डायनोमाइटोसिस हमें नहीं होता है। हम हायर ऑर्गेनिज्म हैं। हम लोगों में ट्रू माइटोसिस होता है, तो यू माइटोसिस। हम लोगों में ओपन माइटोसिस होता है, हम लोगों में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल बनता है। तो जब तक न्यूक्लियर एनवलप रहेगा काइनेटोकोर्स दिखाई नहीं देंगे। जब ये पूरी तरह से गायब हो जाएगा तब काइनेटोकोर्स आपको यहां दिखाई देंगे। तो हमारे अंदर जो स्पिंडल बनता है दोस्तों, ये स्पिंडल स्पिंडल का फॉर्मेशन यहीं शुरू हो गया था। फॉर्मेशन तो शुरू यहीं पे हो गया था। तो हम लोगों में जो स्पिंडल बनता है वो स्पिंडल एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल बनता है, अंदर नहीं बन रहा है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं बन रहा। हम लोगों में ओपन माइटोसिस होता है, हम लोगों में यू माइटोसिस होता है, ट्रू माइटोसिस। हम लोग हायर ऑर्गेनिज्म में, हम लोगों में क्रिप्टोमाइटोसिस या क्लोज माइटोसिस या डायनोमाइटोसिस नहीं होता। अब इन क्रोमोसोम्स को होल्ड कर लिया, अब टग ऑफ वॉर चलेगा, रस्सा कस्सी का भी। एक तरफ टीम ए है, दूसरी तरफ टीम बी है, तो अब इनके बीच में रस्सा कस्सी का गेम। खींचो रे खींचो, ढील दो रे ढील दो। मतलब जब तक ये न्यूक्लियर एनवलप रहेगा सारा मेटल अंदर ही कंडेंस होता रहेगा। लेट प्रोफेज में आते आते इसका डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया, इसका ब्रेकडाउन शुरू हो गया, इसकी छोटी छोटी वेसाइकल सेल में बिखरना शुरू हो गई। जब ये पूरी तरह से गायब हो गया तो रोक सको तो रोक लो, कोई यहां और कोई वहां नाचे नाचे, सारे क्रोमोसोम सेल में बिखर गए। अब सेंट्रोमियर के इस तरफ और इस तरफ, सेंट्रोमियर के इस तरफ और इस तरफ काइनेटोकोर्स बन जाएंगे। अब स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू इनको होल्ड कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे टीम ए है, यहाँ पे टीम बी है, इसको थोड़ा नीचे खींच के लेके आएंगे। खींचो रे खींचो, ढील दो रे ढील दो, ढील दो रे ढील दो, खींचो रे खींचो, ढिंका चिक्का ए ए ए। कहां से पिंग पोंग आ गया बीच में? कैरियर बना दूंगा। तो रस्सा कस्सी का गेम चलेगा, टग ऑफ वॉर।
फाइनली मैच टाई लग जाएगा और सारे क्रोमोसोम एक ही प्लेन पर आकर अरेंज हो जाएंगे। ना टीम ए जीता ना टीम बी जीता, और जब भी मैच टाई लगता है तो प्राइजेस आर इक्वल। एक क्रोमेटिड तुम ले जाओ, एक क्रोमेटिड हम ले जाए, वो एनाफेज में हो जाएगा। वो समझ में आ रहा है? नोट करो, इसके नीचे एक दो पॉइंट लिखाएंगे, इसके नीचे भी एक दो पॉइंट लिखाएंगे। ये प्रोफेज दिखाया है, सीक्वेंस को थोड़ा सही कर लेना, हेडिंग डाल देना प्रोफेज, मतलब फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। इस पे early काम करें, बाद में बात करेंगे। बेटा निजामुद्दीन सिलेबस पढ़ ले, वरना जनशताब्दी में बिठा दूंगा। What is the reason of incomplete metaphase in lymphocyte culture? कुछ जानता है लिम्फोसाइट के बारे में? टाइप ऑफ WBC कहने से कुछ नहीं होगा, जिस दिन लिम्फोसाइट पढ़ा दी ना बेहोश हो जाएगा ऑन द स्पॉट। ऐसा मैं चाहता नहीं हूं। जो पहला लाइन पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू में, ब्लड सेल्स हैव नो पावर ऑफ डिवीजन, और हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स में डिवीजन पावर होती है। ऐसे थोड़ी ना क्लोनल सिलेक्शन हो जाता है, जानता नहीं है मेरे को, तो मास्टर है मैं, केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोच नहीं। अच्छा, अब आप मेरे को बताओगे मुझे कब कैसे पढ़ाना है? सर आपने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम तो पढ़ा ही नहीं, सेल डिवीजन शुरू कर दिया। सॉरी माई बाप, गलती हो गई, नौकरी मत छीन लेना। गलती हो गई माई बाप। जब न्यूक्लियस पढ़ा रहा हूँ, क्रोमोसोम पढ़ा रहा हूँ, तो इसी सीक्वेंस में आके लेके जाऊं ना, पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। कहीं तो मास्टर को बख्श दिया करो। अगर सर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, आरएनए एंड प्रोटीन इन सिंगल डायरेक्शन, अगर सर ऐसा आ जाए आरएनए इन बोथ डायरेक्शन प्रोटीन इन सिंगल, मतलब अरे ओ एग्जामिनर, कुछ क्वेश्चन हमको ही बनाने दिया कर, खुद ही बनाता रहता है सारे। कुछ काम मास्टरों के लिए छोड़ दो, सारा काम आप ही कर लोगे, पढ़ते भी आप ही हो। क्वेश्चन भी आप बनाते हो, पेपर भी आप सोल्व करते हो। एवरीथिंग इज क्लियर। क्लियर हो गया तो मिटा दूं? आपका क्लास में आने का कोई फायदा नहीं है, पीछे जो बच्चा बैठा हुआ है कुछ काम करते हुए नजर नहीं आ रहे। सुन, समय लिखेगा तुम्हारा भी अपराध। लाइन बहुत छोटी है लेकिन मुझे बड़ा प्रभावित करती है, देख लेना, वो समय मई और जून में कभी भी आ जाएगा। अप्रैल में आ गया तो वैसे ही फूल बन जाएंगी। कुछ मेहनत नहीं करनी, कुछ नहीं लिखना, हर महीने माँ बाप से पैसा ले लेना, तैयारी चल रही है। बेटा ऑर्गेनिज्म क्या बराबरी करोगे तुमसे? उस आरबीसी को ही पता है उसे न्यूक्लियस क्यों छीना गया, उसे सेल ऑर्गेनेल क्यों छीने गए, उसको पता है कि उसे सिर्फ 120 दिन जीना है, और उससे पहले जाने से पहले कि उसका प्रोग्राम सेल डेथ हो, एपोप्टोसिस हो, और वो मर जाए और चली जाए वहां से लेके सर्कुलेशन से, और जाने से पहले इतना O2 CO2 ट्रांसपोर्ट कर देती है कि सर्कुलेटरी सिस्टम भी याद रखता है। उस डब्ल्यूबीसी को ही पता है कि उसे अमीबॉइड शेप क्यों बनाया गया है, कि उसे डायपेटिस करना है। उस न्यूरॉन को ही पता है जूम उसके खींच को, इसके एक्सॉन को इतना लंबा क्यों किया गया, क्योंकि नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन बहुत रैपिड करना है, क्योंकि हार्मोन तो धीरे धीरे पहुंचेगा। और वही सेल के बने ऑर्गेनिज्म को कुछ नहीं पता कि निकोटा क्यों भेजा गया है। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। कसम से यार, माँ बाप अपना एफर्ट्स किए जा रहे हैं, है ना? क्या उनकी गाड़ी कमाई 20 साल की आप क्या डोनेशन में देना चाहते हो क्या? तो फिर जीरो से, कंगाल से शुरू करोगे उनके जीवन को। अच्छे बच्चों की तरह तो रहो। तुम्हारे माँ बाप के सपने हैं, पूरे भी आपको ही करने हैं, और डॉक्टर बनने का सपना आपने भी तो देखा है।
3 ड्रॉप के बाद में ये कहो कि मैं तो बायो लेना ही नहीं चाहता था। बहुत बढ़िया। पूरे रिश्तेदारों में क्या क्या कह रहे, मैं तो बायो लेना ही नहीं चाहता था। 5 ड्रॉप किए, वो तो माँ बाप ने फोर्स किया। पापा कहते बायो ले बनाना चाहिए, फाड़ दूंगा। हद हो गई है यार। उन बच्चों से मुझे हाइपर सेंसिटिविटी होता है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को एलर्जी कहते हैं। हो गया बेटे? ये इनकी आधे घंटे की मेहनत है, कम थोड़ा स्पीड बढ़ाओ बेटे। हेलो, वो नोट्स बनाने लग गया। वो नोट्स बनाने लग गया, उसका दिल पसीज गया। यहाँ पे लग गई मेरी बात उसको। लगनी चाहिए। यहाँ से बोलता हूँ, यहाँ ना लगे तो यहाँ से ना बोलूँ मैं। एक बार किसी की बात दिल से दिमाग में घर कर जाए तो अच्छे अच्छों की जिंदगी समझ जाए। खुद ही डॉक्टर नहीं बन पाए तो दूसरों की जिंदगी बचाने का सपना जो आपने देखा है वो कैसे पूरा होगा, मुझे ये बता दीजिए। तो पहले अपने आप को बचा लो, दूसरे तो अपने आप को बचा ही लेंगे। क्योंकि जिस हिसाब से तुम बनोगे डॉक्टर, पेशेंट आपके पास आने से अच्छा है खुद ही ठीक करेगा अपने आप को। लिखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट। सर नहीं लिखना, जो बोल रहा हूँ वो लिखना है। सर, जल्दी कीजिए बेटे, जल्दी कंप्लीट कीजिए। आपका क्या नाम है? कहाँ से हो लक्ष्य? यूपी? यूपी में कहाँ से? मुजफ्फरनगर से। कितने मार्क्स आ रहे हैं नेट यहाँ पे अभी एग्जाम में? बड़े सिंसियरली क्लास भी सुनते हो आप कंटेंट को, अच्छे स्टूडेंट लगते हो। कई बच्चे हैं जो क्लास के अंदर सुनते हैं चीजों को, लगते हैं कि हाँ भाई, उनकी आंखों में एक बार देखते देखते आंखें मिल जाती है, लगता है कि हाँ भाई कंटेंट समझाना चाहिए इनको, कंसेप्टली थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ये सीखने के लिए आए हैं, कुछ सुनने के लिए आए हैं। कुछ तो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। थोड़ा सा और मेहनत करो बेटे, घर से पाउडर बना के लाया करो। तो जब आ ही गए हो पढ़ने तो बेहतरीन पढ़ो ना यार। हम भी तो इस भीड़ की, जो फैकल्टी की भीड़ है, इसमें कोशिश करते हैं कि चाहे जिस फेज के अंदर कम से कम कुछ पहचान बना के आए। बहती हवा सा था वो, एनसीईआरटी समझा के गया वो, कुछ तो लगे। जिंदगी के मायने समझा के गया वो। हाँ तुम तो बस चले तो कमरे में पोंछा लगवा लो। अरे भगवान जी, लिखो यहाँ पे बेटा जी। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमो, अर्ली प्रोफेज में लिखना है। और डॉक्टर साहब, अरे आप लोगों को बोल रहा हूँ, एक दूसरे को देख रहे हैं, डॉक्टर साहब कौन है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। आगे ब्रैकेट में क्या लिखोगे? क्रोमेटिन। क्रोमोसोमल मटेरियल किसको बोल रहे हैं? क्रोमेटिन को। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल बिगिंस। दूसरा पॉइंट, some microtubules arranged between central pair, some microtubules arranged between central pairs and repel them, धकेल रही हैं, रिपल कर रही हैं,
रिपेल देम टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, अपोजिट पोल पे धकेलना शुरू कर देंगी। सम माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज बिटवीन सेंट्रल पेयर्स एंड रिपेल देम टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। तीसरा पॉइंट, एस्टरेज फॉर्मेशन बिगिन। एस्टरेज का फॉर्मेशन अर्ली प्रोफेज में शुरू हो जाएगा राजा बाबू। एस्टरेज फॉर्मेशन बिगिंस। अब लेट प्रोफेज पे आ जाओ बेटे। डिसइंटीग्रेशन, पहला पॉइंट लिखो, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप बिगिंस। Disintegration of nuclear envelope begins. दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियस ER and GB Golgi body disappear. तीनों गायब हो गए। तीसरा पॉइंट, स्पिंडल फॉर्मेशन बिगिंस। स्पिंडल का फॉर्मेशन शुरू हो गया यहां पे। ठीक, अब अर्ली मेटाफेज के नीचे लिखो, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप marks the MARKS, marks the end of prophase, marks the end of prophase and initiation of next phase, marks the end of prophase and initiation of next phase। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, मेटाफेज। शाबाश, इनिशिएशन ऑफ नेक्स्ट फेज इन ब्रैकेट मेटाफेज। ये प्लांट सेल का सीन बना रहे हैं बेटे, ये एनिमल सेल्स का सीन है बेटे। स्पिंडल दोनों में बनता है। आप माइटोटिक एपरेटस बोलो या स्पिंडल एपरेटस बोलो, एक ही बात है। एनिमल्स में क्या होता है, सेंट्रियोल्स, तो एक सेंट्रियोल पेयर इस पोल पे पहुंच जाएगा और दूसरा इस पोल पे पहुंच जाएगा। तो सेंट्रियोल्स के होने से ये हुआ, हेलो, कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स इनके चारों तरफ अरेंज हो गई और इनके चारों तरफ अरेंज हो गई तो एस्टर रेस का फॉर्मेशन हो गया। कुछ माइक्रोट्यूब्यूल इनके चारों तरफ अरेंज हो गई तो एस्टर रेस का फॉर्मेशन हो गया। ऐसा यहां देखने को नहीं मिलेगी। स्पिंडल दोनों में बनता है, लेकिन यहां पर सेंट्रियोल पेयर है, यहां पे सेंट्रियोल पेयर नहीं। ये सब कुछ जो दिख रहा है, ये जो सब कुछ जो दिख रहा है, ये पूरी चीजें, ये सब कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी है। स्पिंडल फाइबर्स हो या एस्टर रेज हो, सर पे मार खींच के इसके, स्पिंडल फाइबर्स हो या एस्टर रेज हो या फिर ये सेंट्रियल पेयर जो ग्रीन कलर से दिखा रखा, सब कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना है। ये माइक्रोट्यूब्यूल आपस में जुड़ती गई, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल, ये दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल है। इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में जुड़ती गई, आपस में जुड़ती गई और ये एस्टर रे बन गया। ये स्पिंडल फाइबर भी माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली से बन रहा है। माइक्रोट्यूब्यूल आपस में जुड़ रही है, मतलब पॉलीमेराइजेशन हो रहा है, मतलब लेंथनिंग हो रही है, मतलब असेंबली हो रही है। और इनको जोड़ने के लिए चाहिए जीटीपी। जैसे एटीपी होता है वैसे यूटीपी होता है, सीटीपी होता है, टीटीपी होता है, जीटीपी होता है। ऑल आर न्यूक्लियोटाइड्स
एनर्जी करेंसी केवल रुपया नहीं होती है। ऑल आर न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स नहीं है। तो ये सब आपस में जोड़ दी गई। माइक्रोट्यूब्यूल आपस में जुड़ रही हैं, मतलब लेंथनिंग हो रही है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है, और इस तरह से असेंबली हो रही है, और ये स्पिंडल फाइबर बन। जिस पॉइंट से माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली शुरू होती है, इनिशिएशन पॉइंट, उसको बेटा जी माइनस से डिनोट करते हैं, ये स्टार्ट पॉइंट। और जो ग्रोइंग एंड होगा, जहां पे माइक्रोट्यूब्यूल ऐड होती जा रही है, जुड़ती चली जा रही है, इस ग्रोइंग एंड को प्लस से डिनोट करेंगे। ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस नहीं है। जहां से असेंबली शुरू होती है, जहां पे असेंबली शुरू होती है, वो इनिशिएशन पॉइंट माइनस होगा, और ग्रोइंग एंड जो होगा, जहां पर ऐड होती जा रही है, इसको प्लस से डिनोट करेंगे। तो ये प्लस होगा या माइनस, 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 ये प्लस होगा माइनस, ये 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 ये। तो यहां से असेंबली शुरू हुई है, फिर वो इस तरफ आती गई, यहां से शुरू हुई ऐसी, पूरा इक्वेटर प्लस हो जाएगा क्योंकि इस तरफ आती चली गई, पूरा पेरिफेरल पार्ट भी प्लस हो जाएगा दोस्तों। तो जहां से असेंबली शुरू होती है वो माइनस पॉइंट है। फ्यूचर में माइक्रोट्यूब्यूल किसी भी एंड से अलग हो सकती है, अलग हो रही है। आप कहते हैं स्पिंडल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उनकी शॉर्टनिंग हो रही है एनाफेज के समय, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो फ्यूचर में किसी भी एंड से अलग हो सकती है। अलग हो रही है मतलब शॉर्टनिंग हो रही है, मेनली माइनस एंड से अलग होती है, नॉट ओनली। ओ भाई साहब बनाते हैं ना नोट्स, बेचैनी है वही। तो माइक्रोट्यूब्यूल ये पढ़ा है कभी किसी ने? तो फिर पढ़ लेना लाइक। तो जहां से माइक्रोट्यूब्यूल जुड़ना शुरू होते हैं वो इनिशिएशन पॉइंट माइनस, और ग्रोइंग एंड जहां पे ऐड होती जा रही है, जुड़ती जा रही है, वो प्लस है। तो इस रीजन के चारों तरफ, ये जो रीजन आपको दिख रहा है ना, इसके चारों तरफ माइक्रोट्यूब्यूल ने जुड़ना शुरू हुआ। ये जो रीजन आपको दिख रहा है, इसके चारों तरफ माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली शुरू हो गई, इसके चारों तरफ माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली शुरू हो गई। तो ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये जो रीजन आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं मटोक। क्या बोलते हैं इसे? मटोक। तो मटोक बोले तो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, माइक्रो ट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। माइक्रोट्यूब्यूल यहां पे ऑर्गेनाइज हो रही है। मटोक प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है, लेकिन एनिमल सेल के मटोक में सेंट्रियोल्स होंगे, प्लांट सेल के मटोक में सेंट्रियोल्स नहीं होंगे। तो सेंट्रियोल होने से ये हुआ कि कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स के चार तरफ अरेंज हो गई, और ये जो बन गया है, ये जो बन गया है, इसे बोलेंगे एस्टर रे। तो एस्टर रेस का फॉर्मेशन हो गया, और बीच में ये सेंट्रियोल पेयर है। ये जो दिख रहा है, ये सेंट्रियोल पेयर है, उसी कलर से दिखा रहा हूं जिस कलर से बनाया है, सेंट्रियल पेयर। तो बीच में सेंट्रल पेयर और चार तरफ एस्टर रेस, दिस एंटायर स्ट्रक्चर रिजेंबल्स लाइक स्टार। क्या सुपर स्टार? स्टार। ये तारे की तरह दिख रहा है, हेंस नेम्ड एस्टर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। इस एस्टर में ये दोनों ही इंक्लूड है, ये एस्टर बन गया है। तो एक एस्टर इधर बन जाएगा, एक एस्टर उधर बन जाएगा, एस्टर बन गया। तो एनिमल सेल में एस्टर फॉर्मेशन होगा, प्लांट सेल में ऐसा नहीं होगा। तो स्पिंडल अलग तरह का हो गया। यहाँ पे क्या हुआ? एक एस्टर यहाँ बन गया, एक एस्टर, ये स्टार है, एस्टेरियास, एस्टेरोइडिया, एक गाइनोडर्मेटा, कुछ याद आ रहा है? स्टार शेप एस्टर। तो एक एस्टर यहाँ बन गया, एक एस्टर, पूरा एस्टर है जिसमें एस्टर रेस भी इंक्लूड है और सेंट्रल पेयर भी इंक्लूड है। तो यहां जो स्पिंडल बना, एस्टर एस्टर एम्फी एस्टर। यहां जो एनिमल सेल में जो स्पिंडल बनता है वो एम्फी एस्ट्रल स्पिंडल होता है, एम्फी एस्ट्रल स्पिंडल बन गया है। और यहां जो स्पिंडल बना है, यहां पे एस्टर फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो यहां पे कैसा बनता है? एन एस्ट्रल स्पिंडल बनता है। स्पिंडल फॉर्मेशन दोनों में होगा, चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, लेकिन यहाँ पे एन एस्ट्रल होता है और वहां पे एम्फी एस्ट्रल होता है। तो जब तक न्यूक्लियर एनवेलप रहेगा, सारा मेटेरियल अंदर ही कंडेंस होता रहेगा। लेट प्रोफेज में आते आते इसका ब्रेक डाउन शुरू हो गया। जब ये पूरी तरह से गायब हो गया तो क्रोमोसोम पूरी सेल में बिखर गए। अब सेंट्रोमेयर के दोनों तरफ काइनेटोकोर्स अपीयर हो जाएंगे। अब एक मटोक यहां है, मटोक,
मटोक मटोक, एक मटोक यहाँ है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, दूसरा मटोक यहाँ है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, दो मटोक हैं। तो एक मटोक यहाँ, एक मटोक यहाँ, और एक क्रोमोसोम पूरी सेल में बिखरे हुए हैं। अब इन क्रोमोसोम्स को होल्ड करना, तो यहां से माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली शुरू होगी। ये माइक्रोट्यूब्यूल आपस में जुड़ रही हैं, लेंथनिंग हो रही है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है, असेंबली हो रही है, जीटीपी कंज्यूम हो रहा है। और ये जुड़ते जो माइक्रोट्यूब्यूल आकर इस काइनेटोकोर को हिट करेगा वही इसे ग्रिप कर पाएगा, और जो इसे हिट ही नहीं कर पाया वो इसको होल्ड नहीं कर पाएगा। ऐसा थोड़ी है कि बैलिस्टिक है बिल्कुल निशाना एकदम, फिर लक्ष्य को जाके भेज ही देगा। जो इसको हिट कर देगा वो इसको होल्ड कर पाएगा, और जो इसको हिट नहीं कर पाएगा वो इसे होल्ड नहीं कर पाएगा। इस माइक्रोट्यूब्यूल ने जाके फाइनली इस काइनेटोकोर को हिट कर दिया। जो माइक्रोट्यूब्यूल काइनेटोकोर को हिट कर देगा इसे होल्ड कर देगा, लेकिन जो इसे हिट नहीं कर पाया वो उसको ग्रिप नहीं कर पाएगा। तो एक तरफ हिट करने से कुछ नहीं होगा, मोनोटेलिक ओरिएंटेशन से कुछ नहीं होता है। जूम जूम नहीं, एक क्रोमोसोम के दोनों काइनेटोकोर एक ही तरफ जुड़ गए। सिंटेलिक ओरिएंटेशन से भी कुछ नहीं होगा। जूम जूम एम्फीटेलिक ओरिएंटेशन चाहिए ताकि एक क्रोमोसोम के दोनों काइनेटोकोर अपोजिट पोल पर जुड़ जाएं, ताकि फिर स्ट्रेन आएगा, फोर्स आएगा, तभी तो इनको बीच में अरेंज कर पाएंगे। तो एक क्रोमोसोम के दोनों काइनेटोकोर को अपोजिट पोल से होल्ड करना पड़ेगा, तो एम्फीटेलिक ओरिएंटेशन चाहिए। एम्फीटेलिक ओरिएंटेशन तो बड़ा शानदार मैकेनिज्म चलता है। तो दो तरह के स्पिंडल फाइबर आपको नजर आ रहे हैं। ये जो स्पिंडल फाइबर है तो इस पोल से शुरू हुए और इस काइनेटोकोर पे खत्म हो गए। कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस। इन्हें क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर भी बोल देते हैं। और इसको बनाने में जो माइक्रोट्यूब्यूल यूज हो गए उन्हें बोलेंगे काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, क्योंकि काइनेटोकोर को हिट कर देती है। और जो माइक्रोट्यूब्यूल एक पोल से दूसरे पोल तक चली गई, एक पोल से, इनको पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स या इनको कंटीन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स बोलेंगे। तो दो तरह के स्पिंडल फाइबर्स आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पे, एक कंटीन्यूअस है और दूसरा डिसकंटीन्यूअस है। दो तरह के स्पिंडल फाइबर्स नजर आ रहे होंगे। इस तरह से इन्हें होल्ड किया जाता है। तो मटोक यहां है, इसने जाके इसको हिट कर दिया, इसको ग्रिप कर दिया, ये इसको हिट नहीं कर पाया, ये धागे हवा में कैसे लटके रहे? तो इनके बीच में होती है मोटर प्रोटीन्स। ये मोटर प्रोटीन्स है। इतनी सी सेल में क्या व्यवस्था है? ये मोटर प्रोटीन्स एनाफेज में हेल्प करेंगे। जब मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे और जब वो एनाफेज में अपोजिट पोल पे मूव करेंगे तो ये बीच की मोटर प्रोटीन इसकी स्लाइडिंग में हेल्प करेगी। चले जा, रेगुलेशन और कंट्रोल। एक मटोक यहाँ है, यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल ने जुड़ना शुरू किया, इसको हिट कर दिया, इसे ग्रिप कर लिया। इधर से माइक्रोट्यूब्यूल ने जुड़ना शुरू किया, इसको हिट कर दिया, ये इसे हिट नहीं कर पाया, ये हवा में ऐसे कैसे ये स्पिंडल फाइबर रहेंगे? सस्पेंशन कैसे आएगा? पूरे स्पिंडल को सेल में टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे मिलेगा? तो इनके बीच में मोटर प्रोटीन्स होती है। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, इधर गई एस्टर रे, ये एस्टर रे हवा में कैसे रहेगा? तो इस एस्टर रे को सेल मेम्ब्रेन से जोड़ना है, ये काम भी मोटर प्रोटीन करती है, वरना पूरे स्पिंडल को टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे मिलेगा? इसको यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन से जोड़ना है, ये काम मोटर प्रोटीन करती है, तब जाके पूरे स्पिंडल को टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलती है। ये मोटर प्रोटीन्स है। क्या है ये? मोटर प्रोटीन्स है। सोचो क्या शानदार मैकेनिज्म चलती होगी, है ना? क्या समझोगे तुम सेल की व्यथा? बेटा ऑर्गेनिज्म जब सारे क्रोमोसोम को होल्ड कर लिया, अब तक और वॉर चला और मैच बराबरी पे छूट जाएगा, सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे। पहले ये एडिटिंग करो, फिर ये वाली, जल्दी से चलो आगे। पहले इसको कंप्लीट कर दो ताकि मुझे जगह खाली मिले।
ये मोटर प्रोटीन दिखाओ यहाँ पे, दो तरह के स्पिंडल फाइबर दिखा दो, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। बेटा माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन इनको जोड़ने में हेल्प करता है गामा ट्यूबुलिन। जो आपने वाई लिखा है वो एक्चुअली गामा है। विशाल बाबू क्यों नहीं सिलेबस पढ़ते हो? वो तो एस्टर और नॉन एम फेस्टल टर्म थे, इसलिए उसको समझाने की नाकामयाब कोशिश की मैंने। कामयाब हो गई क्या? पता ही नहीं चला। हरियाणा वालों, रोहतक पीजीआई में बात तुम्हारी। हाँ, हम लोगों में ओपन माइटोसिस होता है, हम लोगों में यू माइटोसिस होता है, हम लोगों में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल बनता है। अर्सालन, क्या मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक कर रहा हूँ आपके नाम का? ओके डॉक्टर, थैंक यू। ये हो गया ना पूरा? दो ही चीज तो लिखनी, पूरा थोड़ी बनाना था। अरे यार, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हॉस्टल से? तो राजा बाबू वो तो बनाए रखा था ना, उसी में लिखना है। आप भी ना कमाल करते हैं पांडे जी। चलो ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करो बेटे, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। बेटा नाई की डन। अब ये शुरू करेंगे ना महाराज? क्या? मटोक वो रीजन है जहां पे माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली शुरू होती है। यहाँ एस्टर नहीं है लेकिन मटोक है। प्लांट सेल के मटोक में सेंट्रियोल नहीं होता है, एनिमल सेल के मटोक में सेंट्रियोल होता है।
कुछ फंजाई में देखने को मिलता है, टाइटम्स वगैरह में देखने को मिलता है। क्लोज्ड एंड ओपन माइटोसिस। स्लाइड डाल दूंगा आज मैं, वैक्यूल की स्लाइड ले लोग पागल हो गए, सेल ऑर्गेनेल खत्म भी हो गया, पता ही नहीं चला एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कब खत्म हो। ऐसे बीच बीच में याद करता रहता हूँ मैं तुम लोगों को, ताकि देखता रहे मास्टर भी थम्स अप पीता है। हो गया। तो सारे क्रोमोसोम्स को होल्ड कर लिया गया। अब टग ऑफ वॉर चलेगा, रस्सा कस्सी का गेम, और टोटल क्रोमोसोम को इक्वेटर पे अरेंज कर दिया जाएगा और मैच बराबरी पे छूट जाएगा। मिटाऊं इसे? कौन बचा? नीचे लिख देना यहाँ पे माइटोटिक स्पिंडल, ब्रैकेट में लिख देना स्पिंडल एपरेटस। माइटोटिक स्पिंडल बोलो या स्पिंडल एपरेटस बोलो, एक ही बात है। स्पिंडल फॉर्मेशन दोनों में होगा, चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। माइटोटिक एपरेटस या स्पिंडल एपरेटस। हो गया ये? पागल है क्या? ऐसे एग्जाम दे के आए थे क्या नीट का इस बार? हैं? माइटोकॉन्ड्रिया गायब कर दूं, क्लोरोप्लास्ट गायब कर दूं, सेल मेम्ब्रेन गायब कर दूं? मैंने लिखा है सारे ऑर्गेनेल के बारे में। कमाल करते हो यार, ऐसा पढ़ते हो 20 साल से? इतने अच्छे बच्चे हो, कैसे फर्जी फर्जी सवाल पूछते हो? छी, ए बदबूदार। कह रहे सारे ऑर्गेनेल गायब हो गए क्या? सेल ही गायब कर देंगे? प्रोफेज में सेल ही गायब? बेटा ईआर गोल्जी बॉडी ने पूरी सेल में नेटवर्क बना रखा है। अपन क्रोमोसोम को सेल में बिखेर के एक प्लेन पे अरेंज करना है तो जगह चाहिए, है ना, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन इन द सेल। तो वो जगह खाली करने के लिए ईआर गोल्जी बॉडी गायब कर। नहीं नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया गायब, क्लोरोप्लास्ट गायब, सेल गायब, प्यूसर गायब। सुनिए, तो मैच बराबरी पे छूटा और सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पर आकर अरेंज हो गए। तो टग ऑफ वॉर शुरू हुआ अर्ली मेटाफेज में और यहां पे आके वो खत्म हो गया। ईच क्रोमोसोम हैज टू क्रोमेटिड, ये मैंने एक क्रोमेटिड दिखा दिया, अब इधर सुन लो, और ये सिस्टर क्रोमेटिड दिखा दिया, और ये दोनों क्रोमेटिड जिस पॉइंट पे आपस में जुड़े हुए हैं वो सेंट्रोमियर है, और जो प्रोटीन को जोड़ने का काम कर रहा है ये कोहेसिन है। ये ब्लैक कलर से प्रोटीन कोहेसिन दिखा दिया, और सेंट्रोमियर के दोनों तरफ ये काइनेटोकोर्स दिखा दिया। एनिमल सेल है तो सेंट्रियल पेयर होगा, जानते हो, अंडरस्टूड। तो टग ऑफ वॉर बराबरी पे छूटा, फाइनली सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज हो गए बेटा से। टोटल क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज हो गए। ईच क्रोमोसोम हैज टू क्रोमेटिड्स, बेटा ढक्कन देना। ईच क्रोमोसोम हैज टू क्रोमेटिड्स एंड टू काइनेटोकोर्स। जो प्रोटीन दोनों क्रोमेटिड्स को जोड़ रहा है वो क्या है? कोहेसिन। जिस जगह पे जुड़े उस जगह का नाम सेंट्रोमियर है, लेकिन जोड़ने वाला प्रोटीन क्या होगा? कि ब्लैक कलर से कोहेसिन दिखा रखा है। तो फाइनली रस्सा कस्सी का गेम बराबरी पे छूट गया। ना टीम ए जीता ना टीम बी जीता,
क्योंकि ये तो माउंटेन ड्यू है जो चीता भी पीता। ये लीजिए बेटा जी, सारे क्रोमोसोम एक ही प्लेन पे आ गए। अगर ह्यूमन बीइंग के रेस्पेक्ट में बात करें तो टोटल 46 क्रोमोसोम एक ही प्लेन पे अरेंज है। सेंट्रोमियर्स लाई ऑन इक्वेटर, सेंट्रोमियर्स इक्वेटर पर है एंड आर्म्स टुवर्ड द पोल्स, पोल्स की तरफ। हेलो राजा बाबू, क्या है? सेंट्रोमियर लाइज ऑन इक्वेटर एंड आर्म्स टुवर्ड द पोल्स। तो जितने भी सेंट्रोमियर है 46 होंगे। सेंट्रोमियर्स लाई ऑन इक्वेटर एंड आर्म्स टुवर्ड द पोल्स। तो सारे क्रोमोसोम यहां पे अरेंज हो गए। दो तरह के स्पिंडल फाइबर आपको नजर आ ही रहे हैं यहां पे, एक कंटिन्यूअस है, दूसरे डिसकंटिन्यूअस है। ये मेटाफिजिक प्लेट है, ये मेटाफिजिक प्लेट है। प्लेट शायद बचा रहा हूं। टोटल क्रोमोसोम यहां पे अरेंज हो गए। जैसे ही न्यूक्लियर एनवेलप गायब होगा, सारे क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में बिखर जाएंगे। अब इनके काइनेटोकोर्स को होल्ड किया जाएगा, टग ऑफ वॉर चलेगा। फाइनली 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 इन क्रोमोसोम को एक ही प्लेन पे लाके अरेंज कर देंगे। एंड दिस मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड द इक्वेटर इज नोन एज कांग्रेशन। इन क्रोमोसोम का मेटाफिजिक प्लेट पे अरेंज होना कांग्रेशन कहलाएगा। मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड द इक्वेटर इज नोन एज कांग्रेशन। तो मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड द इक्वेटर इज नोन एज कांग्रेशन। सारे क्रोमोसोम यहां पे अरेंज हो गए। टोटल 46 क्रोमोसोम है। 2n इज इक्वल टू 46। टोटल क्रोमोसोम एक ही प्लेन पर अरेंज हो गए। ईच क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमेटिड्स एंड 2 काइनेटोकोर्स। इस क्रोमोसोम का ये वाला क्रोमेटिड अपने काइनेटोकोर से इस पोल पे जुड़ा है, तो इसी क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमेटिड अपने काइनेटोकोर से अपोजिट पोल पे जुड़ा है। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो मेटाफेज में एक लाइन लिखी है, स्पिंडल फाइबर्स, आगे ब्रैकेट में लिखा है फॉर्म्ड बाय स्पिंडल फाइबर्स। हैं? स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म्ड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स। सुन रहे हो मेरी बात को? अभी भी करेक्शन नहीं किया? यस सर कहा। तो मेटाफेज में लिखा है स्पिंडल फाइबर्स, आगे ब्रैकेट में लिखा है फॉर्म्ड बाय स्पिंडल फाइबर्स। क्या लगता है मेटाफेज ढूंढ पाएंगे? 165 नंबर पेज पे होगा। फॉर्म्ड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो सारे क्रोमोसोम फाइनली मिल गया। क्या लाइन मिड में लिखा होगा कहीं नहीं कहीं? लेट प्रोफेज के सामने की तरफ लाइन, स्पिंडल फाइबर फॉर्म्ड बाय स्पिंडल फाइबर। नहीं नहीं, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म्ड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो सारे क्रोमोसोम यहां पे अरेंज हो गए। ये मेटाफेज है दोस्तों। मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेट टू स्टडी स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। यहां आते आते कंडेंसेशन पूरा हो जाएगा। अगर आपको क्रोमोसोम्स की स्टडी करनी हो, उसके स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी की, तो हम मेटाफेज का सिलेक्शन करेंगे। तो मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी स्ट्रक्चर, और मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम अच्छे से दिखाई देगा, मतलब आराम से आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। शॉर्ट आर्म है, ये लॉन्ग आर्म है। शॉर्ट आर्म को स्मॉल पी से डोट करते हैं, लॉन्ग आर्म को स्मॉल क्यू से डोट करते हैं। अगर आपने क्यू अपॉन पी कर दिया तो आप आर्म रेशो निकाल सकते हैं। क्यू अपॉन पी लिखा है मैंने, क्यू अपॉन पी। एंड ये मैक्सिमम होता है किसके लिए? एक्रोसेंट्रिक के लिए, क्योंकि टीलोसेंट्रिक में तो एक ही आर्म होती है, तो रेशियो कहां से निकलेगा? तो आप क्रोमोसोम की स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको कैरियोटाइप प्रिपरेशन करना हो, व्हाट इज कैरियोटाइप?
Karyotype is a chromosome complement which gives all informations about the chromosome कि short arm की length कितनी है, long arm की length कितनी है, centromere की position क्या है, arm ratio क्या है, centromeric index क्या है, ये सब कुछ अच्छे से देखना है तो वो karyotype है। मतलब पूरा बायोडाटा है एक तरह का क्रोमोसोम का, पूरा उसकी डिटेल है। तो कैरियोटाइप अगर आपको प्रिपेयर करना हो तो आप कौन सी स्टेज का सिलेक्शन करेंगे? मेटाफेज स्टेज का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे कैरियोटाइप स्टडी होता है, कैरियोटाइप प्रिपरेशन होता है। तो फाइनली सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज हो। ईच क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमेटिड्स एंड 2 काइनेटोकोर्स। जब सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे तब काम करेगा थर्ड चेक। फर्स्ट चेक पॉइंट G1 और S के बीच में था, सेकंड चेक पॉइंट G2 और M के बीच में था। रेप्लिकेशन से पहले अगर डीएनए डैमेज हुआ तो फर्स्ट चेक पॉइंट की जिम्मेदारी उसको ठीक करके ही रेप्लिकेशन के लिए दिया जाए। अगर रेप्लिकेशन के समय रेप्लिकेशन के बाद कुछ प्रॉब्लम हो गई तो सेकंड चेक पॉइंट की जिम्मेदारी उसको ठीक करके ही सेल को कैरियोकाइनेसिस में धकेला जाए। थर्ड चेक पॉइंट आता है मेटाफेज और एनाफेज के बीच में, इसको बोलते हैं स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। ये स्पिंडल जो बना है अच्छे से असेंबल हुआ कि नहीं हुआ, सारे क्रोमोसोम एक ही प्लेन पर अरेंज हो गए कि नहीं हो गए, और जब हो गए तो उनके काइनेटोकोर से अपोजिट डायरेक्शन में माइक्रोट्यूब्यूल अटैच हुई कि नहीं हुई। तो ये सब कुछ होगा तभी टोटल क्रोमोसोम की साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग होगी। टक एक साथ, ऐसे नहीं एक एक को अलग करेंगे, सबको एक साथ तोड़ के अलग करके अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे और 2 डॉटर सेल्स बना देंगे। तो मेटाफेज और एनाफेज के बीच में काम करता है थर्ड चेक पॉइंट। ये लीजिए, अब यहाँ पे थर्ड चेक पॉइंट काम करेगा, उसे बोलते हैं स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। ये स्पिंडल अच्छे से असेंबल हुआ कि नहीं हुआ, मेटाफेज और एनाफेज के बीच में थर्ड चेक पॉइंट होगा स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। ये कहेगा ऑल इज वेल, सब ठीक है, सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पर आ गए, उनके काइनेटोकोर से अपोजिट डायरेक्शन में माइक्रोट्यूब्यूल अटैच हो गई, बोले सब कुछ ठीक है। तो ये चेक पॉइंट कहेगा सब कुछ ठीक है, तो ये एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को एक्टिव कर देगा, एपीसी। और एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स अब सेपेरेस को एक्टिव कर देगा। जो जोड़ के रखेगा वो कोहेसिन्स है, जो अलग कर देगा वो सेपेरेंस है। टर्मिनोलॉजी बस यही है बायोलॉजी, और जो कंडेंस कर देगा वो कंडेंसिन्स है। तो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स ने अब सेपेरेज को एक्टिव कर दिया, और जब सेपेरेज एक्टिव होगा तो सेपेरेज बीच में से कोहेसिन को डिग्रेड कर देगा, उसे तोड़ देगा, उसे डिसॉल्व कर देगा। ध्यान से देख लेना, डिसोल्यूशन ऑफ, डिग्रेडेशन ऑफ कोहेसिन्स। आप पूरा लिखना, डिग्रेडेशन। ध्यान से देखिए, ये सेल है, इक्वेटर। अभी हालात ये थे, भाई साहब हेलो राजा बाबू इधर, एक नोट्स बनाने में लगा है, दूसरा उसको निहार रहा है। मतलब यार ठीक ही पढ़ा लेते हैं यार, और क्या करें यार बताओ, मतलब क्या करें बताओ। कहीं मौका मिला तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से खेल खेलेंगे। पक्का काम बेटा, आप पढ़ते ही नहीं हो। आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल एंड एक्सेसिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और हम कहते हैं नो, एवरी मील टाइम इज ए रिमाइंडर दैट वी आर हेटेरोट्रॉफ्स। हम यहां से शुरुआत करते हैं। तो मुंह फाड़ के बैठा है, ये क्या बोल दिया। हम ऐसे तो पढ़ते ही नहीं फिजियोलॉजी, हमसे बच्चे कहां से पढ़े। कोहेसिन को डिसॉल्व कर दिया। थर्ड चेक पॉइंट आएगा मेटाफेज और एनाफेज के बीच में। इसने एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को एक्टिव किया, फिर सेपरेज एक्टिव हुआ, और सेपरेज ने कोहेसिन को डिसॉल्व कर दिया। देखो ये कोहेसिन था,
ये काइनेटोकोर्स। चेंज क्या रहा इस पे डिस्कस करते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स सेम कलर का मैं ले रहा हूं बेटा। तो फाइनली कोहेसिन का डिग्रेडेशन हो गया। ये लीजिए कोहेसिन बीच में है, उड़ा दिया। सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, क्रोमेटिड सेपरेट टू ईच अदर। जैसे ही कोहेसिन डिसॉल्व होगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, क्रोमेटिड सेपरेट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। आगे की लाइन बोल रहा हूं, एंड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। अभी वो डायग्राम बनाया नहीं, बना रहा हूं। अभी तो सिर्फ इतना बनाया, सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, क्रोमेटिड सेपरेट टू ईच अदर। अब इनको अलग करना बड़ा आसान हो गया है। जब जोड़ने वाला प्रोटीन वो ग्लू वो स्टिकी मटेरियल हट गया है, तो अब इस स्पिंडल फाइबर की शॉर्टनिंग होगी। कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस। आप कह रहे हैं स्पिंडल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन होता है, शॉर्टनिंग या लेंथनिंग? शॉर्ट। असेंबली या डिसेंबली? डिसेंबली। पॉलीमराइजेशन या डीपॉलीमराइजेशन? ओ भाई साहब ग्रीन टी शर्ट माता आवे थारे में, पीछे जो बैठा हुआ है इधर। तो सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, क्रोमेटिड सेपरेट टू ईच अदर। अब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आराम से खींच के ले जाएंगे, माहौल ही चेंज होगा। अभी क्या है, सेंट्रोमियर इक्वेटर की तरफ है, आर्म्स पोल्स की तरफ है। अब ये इधर जाएगा तो ये बीच वाला एंड लीड करेगा। अब ये पॉइंट लीड करेगा जब इधर जाएगा, और ये किनारे पीछे रह जाएंगे, ट्रेलिंग बिहाइंड। सीन चेंज होएगा। ये लीजिए, ये अपने काइनेटोकोर को लेकर इधर जाएगा, तो सिस्टर क्रोमेटिड अपने काइनेटोकोर को लेकर अपोजिट पोल पे जाएगा। ये वाले जो स्पिंडल फाइबर इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब ये इधर जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है, ये इधर जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है, जाने दो। वीर कहां है? पाकिस्तान में जेल में बंद है। दो पल चला यादों का, फिर हम चल दिए, तुम कहां? जा रहा है या नहीं जा रहा है? लड़कियों वाले लखन तो छोड़ दो, मेल कम्युनिटी के तो फीचर रखो। छुप छुप के क्या बाहर करते हो? अब इधर उधर क्या चेहरा दिखा रहा है कम्मा? मेल कम्युनिटी का तो फीचर रखो, अगली बार नहीं करेगा ऐसी शरारतें। इधर देख, शरारतें हम भी करते हैं, मजाक हम भी करते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। तुम तो बहक ही जाते हो, उसको क्या देख रहे हो? ये तो पिटेगा ही पिटेगा, ये तो पिटेगा ही पिटेगा। इसके ऊपर तो ये बच्चा उठा के रख दूंगा मैं। सुनना, चुप रहना। ये पिच मुझे पसंद नहीं है, ये पिच पसंद नहीं है। आवाज बंद। ये पिच ऊपर लेकर बोलो यार, मैं तेरी हत्या कर दी क्या? अरे यार तू तो गुस्सा हो गया यार, अरे मेरा मन कैसे लगेगा यार, अरे बल्लक रूठ गया। पढ़ लेना लाइक। सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, सारे के सारे सेंट्रोमियर एक साथ स्प्लिट होंगे। ये गुस्सा है ना, रिजल्ट में दिखा। फिर बोल रहे यार तू यार, मुझे डर लगता है यार, कमजोर दिल का आदमी। सारे सेंट्रोमियर एक साथ। कहाँ है तुम्हारे चरण, कहाँ है यार? बेटा आरी लेके आना, चरण काट के लेके जाऊंगा। आपको क्या लगता है आरी केवल डीएनए काटने में काम आता है? आरी बहुत जगह काम आता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ए बेटी कॉटन सुन इधर, सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, सारे सेंट्रोमियर, टोटल क्रोमोसोम्स की साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग होती है, एक एक करके उसे अलग नहीं किया जाएगा, साइमल्टेनियस एक साथ जितने भी 46 हैं। ये सीन था। तक चुप रहना।
वरना पिट जाएगा, मैं बता रहा हूँ। सब और फिर शुरू हो गया यार, गुस्सा बहुत करता है यार। इधर देखो, गलती हो गई माए बाप, सबकी साइमल्टेनियस, चुप रहना, एक साथ टक डाउन, ध्यान से सुनना और समझना। अभी ये स्पिंडल ऐसा है, ये इक्वेटर ब्रॉड है बीच में से, और ये एंड्स जो है इनके टेम्पर्ड टेपर्ड एंड्स, ये वाला, ये वाला। अब सीन ऐसा है, स्पिंडल की शेप कब चेंज होती है, टक में या फिर टाउ में? इसको बोलते हैं एनाफेज ए, इसको बोलते हैं एनाफेज बी। तो ए में होगा या बी में? जैसे स्प्लिटिंग होगी, सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, क्रोमेटिड सेपरेट टू ईच अदर एंड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। जब ये होगा तो ये बीच में से ऐसा हो गया, नैरो हो रहा है, बीच में से नैरो हो रहा है, ये इलोंगेट हो जाएगा, इधर जाएंगे। जब ये अपोजिट पोल पे मूव करेंगे, इनकी शॉर्टनिंग तो हो ही रही है, इनकी शॉर्टनिंग तो हो ही रही है, किसकी? कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? लेकिन इनके बीच में जो मोटर प्रोटीन्स थी, वो स्लाइडिंग में क्या करेगी? हेल्प करेगी। चले जा, जाते क्यों नहीं हो? फिर गुस्सा जाएगा यार, ये इसको मनाना भी बड़ा टफ काम है कसम से। एनाफेज, ये जो मूवमेंट हो रही है, एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स अलग हो गए, ये जो मूवमेंट हो रही है एनाफेजिक मूवमेंट, ये लिख सकता हूं मैं, एनाफेजिक मूवमेंट। एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स अलग हो गए। जूता सुना इसको? एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स अलग हो गए। तुम्हारी तो आंखों में ही शरारत है, तुम सीधापन है ही नहीं तुम्हारी आंखों में। देखो गुस्सा नहीं हुआ। एनाफेजिक मूवमेंट, 46 क्रोमेटिड इधर जाएंगे, रिमेनिंग 46 इधर जाएंगे, टोटल नंबर 92 हो जाएगा। जब भी सेंट्रोमेर स्प्लिट होता है, क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है। एनाफेज में सेंट्रोमेर स्प्लिट हुआ है, क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया है। 46 इधर जाएंगे और रिमेनिंग 46 इधर जाएंगे। जाएंगे या नहीं जाएंगे? रुक जा तू, अभी सुन लो अब ढंग से। अभी सारे क्रोमोसोम एक ही प्लेन पे, थर्ड चेकपॉइंट ने परमिशन दे दी और फिर सभी सेंटर में स्प्लिट हो गए, उनके क्रोमेटिड्स अलग हो गए। हाफ क्रोमेटिड इधर गए, रिमेनिंग हाफ इधर चले गए। अभी ये कंडेंस फॉर्म में, जब बंटवारा हो ही चुका है तब इसको कंडेंस रहने की कोई जरूरत नहीं है। जब ये इधर जाएगा दोबारा से डी कंडेंस हो जाएगा और एक क्रोमेटिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रोमेटिन ही क्रोमोसोम में कन्वर्ट हुआ था। एस फेज में जैसे ही क्रोमेटिन रेप्लिकेट हुआ था, उसको कंडेंस करते करते क्रोमोसोम बना देता। जब अलग ही हो गए हैं, जब डॉटर सेल्स में जा ही रहे हैं, तो अब कंडेंस रखने की जरूरत नहीं है, ये फिर से क्या होगा? डी कंडेंस और क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा। सुनो मेरी बात को, जब एनाफेज में क्रोमेटिड्स अलग हो गए, हाफ क्रोमेटिड इधर गए और रिमेनिंग हाफ अपोजिट पोल पे गए, जब यहां पहुंचेंगे, अभी तो ये क्रोमेटिड है, यहां पहुंचते पहुंचते किस में कन्वर्ट जाएगा? क्रोमेटिन फाइबर में। तो टोटल 46 क्रोमेटिन फाइबर्स बन जाएंगे। तो जब ये इधर पहुंच जाएंगे तो क्रोमेटिन नेटवर्क बन जाएगा, इधर पहुंच जाएंगे तो यहाँ भी क्रोमेटिन नेटवर्क बन जाएगा और उनके चार तरफ न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्मेशन हो जाएगा, ईआर बन जाएगा, गोल्जी बॉडी बन जाएगा, बिकॉज़ टेलोफेज इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। तो जब ये 46 इधर पहुंचेंगे तो एक न्यूक्लियस यहां बन जाएगा और 46 इधर पहुंचेंगे तो एक न्यूक्लियस यहां पे बन जाएगा। फिर बाद में साइटोकाइन्स होगा और दो सेल्स बन जाएंगे। और फ्यूचर में जब ये डॉटर सेल फिर से डिवाइड होगा तो पहले तैयारी करेगा, तो पहले जीवन आएगा और जीवन के बाद में और एस फेज में क्रोमेटिन रेप्लिकेट होगा, तो दोबारा से दो बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? तो वापस ऐसी कंडीशन आ जाएगी नहीं आ जाएगी? तभी एनसीईआरटी बड़ी शानदार तरीके से लिखता है, these chromatids are chromosomes of future daughter nuclei।
फ्यूचर में एक डॉटर न्यूक्लियस इधर बनेगा, एक डॉटर न्यूक्लियस इधर बनेगा, दोनों के लिए क्रोमोसोम का काम कौन करेगा? क्रोमेटिड ही करेगा। तो यही क्रोमेटिड फ्यूचर क्रोमोसोम्स हैं। तो ये एनाफेज है दोस्तों। अगर आपको क्रोमोसोम का शेप अगर आपको देखना है, वैसे तो आप यहां भी गैस कर सकते हैं कि क्रोमोसोम का शेप क्या हो, मतलब पता तो यही चल जाएगा, लेकिन शेप दिखाई कब देगी आपको? एनाफेज। जब आप क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पूरे से पढ़ सकते हैं तो अब इसलिए आप ये भी बता सकते हैं इसकी शेप क्या होगी, लेकिन अगर शेप देखनी हो तो दिखेगी कब आपको? एनाफेज में। यहाँ पे आपको शेप दिखा, ये कैसी शेप का दिख रहा है? वी शेप। ये एक्रोसेंट्रिक है या टीलोसेंट्रिक? मेटासेंट्रिक। तो यहाँ पे आप लोग शेप ऑफ क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हैं। कुछ किताबें यहाँ पे गड़बड़ कर देती, नहीं बता रहा, चलो क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा इसलिए पार्ट पे बोल रहे हैं। चलिए, थैंक यू, टू बी कंटिन्यू। बाय बाय इंडिया, मिलते हैं ब्रेक के बाद।